प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। विज्ञान का चैप्टर नंबर 4, परमाणु की संरचना। आज हम बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कैनाल किरणें क्या है। कैनाल किरणें एक धनावेशित विकिरण है जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज की गई थी। कैनाल किरणों के माध्यम से अपरमाणु कणों की खोज की गई थी। अपरमाणु कण जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था, जिनका नाम प्रोटॉन दिया गया था। तो प्रोटॉन की खोज हुई थी बच्चों इनके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। देखिए आंसर, प्रोटॉन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक है। अतः यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश इसके विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। और दोनों के ऊपर बराबर आवेश होता है और दोनों एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर सकते हैं अगर इनकी संख्या बराबर है। तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो दोनों ने एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर दिया, इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ये पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है बच्चों। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो परमाणु उदासीन है तो इसको स्पष्ट करें। थॉमसन के मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन धनावेशित परमाणु के गोले में धसे होते हैं और परमाणु में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और धनात्मक प्रोटॉन आवेश परिमाण में समान होने के कारण परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। परमाणु के अंदर बच्चों 3 कण पाए जाते हैं। मान लीजिए ये परमाणु है और ये इसका नाभिक है। नाभिक के अंदर बच्चों पाए जाते हैं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है बच्चों, और नाभिक के बाहर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अगर ये परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और एक और कण पाया जाता है न्यूट्रॉन, ये भी परमाणु के नाभिक में ही पाया जाता है। जो न्यूट्रॉन होता है ये भी नाभिक में होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर जितना आवेश होता है उतना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश बराबर होता है और इनकी संख्याएं बराबर होती है। यदि एक परमाणु में 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक दूसरे के आवेश को समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से परमाणु क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। उदासीन वो होता है जिसके ऊपर कोई आवेश अथवा कोई चार्ज नहीं होता। तो इस तरह से आप इसको मॉडल को समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, परमाणु के रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। तो कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान है। परमाणु के नाभिक धनात्मक आवेश विशिष्ट होता है, तो इसमें धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन इसमें विद्यमान होता है नाभिक में। आगे देखिए, 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का चित्र बनाइए। तो 3 कक्षाओं वाले बोर के मॉडल का 3 कक्षाओं का क्रम इस प्रकार है, K
Lm। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² फॉर्मूले से भरी जाएगी। K कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो 2 इंटू 1 का स्क्वायर। n की संख्या हम 1 2 3 इस तरह से रखेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो पहले में 2 आएगी, दूसरे में 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 18 आएंगे, फिर उसके बाद 32 आएंगे। परंतु बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। तो अधिकतम संख्या 8 हो सकती है बच्चों। इस तरह से हम बनाएंगे इसको, आप ये देख सकते हैं। परमाणु का ये मान लीजिए पहला कक्ष है जिसको हम के बोलेंगे, जिसको क्या कहेंगे, के कहेंगे। उसके बाद के, उसके बाद दूसरा कक्ष, उसके बाद तीसरा कक्ष। इस तरह से इसको बोला जाएगा के, इसको कहा जाएगा एल, इसको एम कहा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। एक और कक्ष आप बना सकते हैं बाहर बड़ा। तो ये कक्ष के एल एम, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले के अंदर, दूसरे के अंदर 8 आएंगे, और तीसरे के अंदर 18 आएंगे। तो इस तरह से आप ये दिखा सकते हैं इनके माध्यम से। ये देखिए कक्ष दिखाए गए हैं। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि एन की संख्या 1 है, ये नाभिक है। एन की संख्या 1, एन की संख्या 2, एन की संख्या 3, एन की संख्या 4, के एल एम एन। इस तरह से 4 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 4, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन सोने के अतिरिक्त किसी दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा। सोने की पन्नी बहुत पतली होती है। सोने की वह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। दूसरा कोई धातु की पन्नी इतनी पतली नहीं हो सकती, इसलिए अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने की पन्नी को छोड़ करके किसी दूसरी धातु की पन्नी पर संभव नहीं होगा। आगे देखें, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हीलियम परमाणु का द्रव्यमान 4U है। 4U है। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है। इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। हीलियम के नाभिक में हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान 4U है, 4 यूनिट है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होगा न्यूट्रॉनों की संख्या जमा प्रोटॉनों की संख्या। अब 4 बराबर किसके हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे कैसे, प्रोटॉनों की संख्या 2 है, और ये 4 हमने रख लिया है। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे। देखिए ये परमाणु द्रव्यमान 4 रख दिया, न्यूट्रॉनों की संख्या वैसी की वैसी, प्रोटॉनों की संख्या 2। अब 2 को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, 4 की तरफ, और 4 में से घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 आ जाएगी। तो हीलियम परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। इलेक्ट्रॉन वितरण इस प्रकार होगा, के और एल सेल में 2 4, यानी के में 2 और एल सेल में 4 होंगे। कार्बन की परमाणु संख्या होती है वो 6 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे होगा, पहले में 2 आ जाएंगे, दूसरे कक्ष में 4 आ जाएंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है, और इसका वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसको कहा जाता है, 2 8 1 होगा। पहले कक्ष में हमेशा 2 आते हैं, दूसरे कक्ष में 8 आते हैं। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं, 2 8 1। इनका टोटल हमेशा 11 मिलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। जिस तरह से यहाँ पर है 4 और 2 6 हो जाएगा टोटल। अगर किसी परमाणु, का के और एल कोश भरा हुआ है, 2 परमाणु का के और एल कोश भरा हुआ है,
तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। के कोष में अधिकतम 2 होगी, एल कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये दोनों कोष भरे जाने पर इलेक्ट्रॉन संख्या 2 + 8 = 10 होगी। क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। तो संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। क्लोरीन के परमाणु संख्या में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 ही होगी और इनका वितरण कर देंगे हम। वितरण कर देंगे 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 भरे जाते हैं, तीसरे में 7 बच जाते हैं, तो 7 आ गए। क्लोरीन के अंतिम कक्ष M में अष्टक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कक्ष अष्टक प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो वह अपना कक्ष पूर्ण रूप से भरने की कोशिश करता है। इसलिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसकी संयोजकता 1 है। यानी इसमें 8 पूर्ण होने के लिए 1 की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता 1 ही हो जाएगी, यानी -1 हो जाएगी। 1 की ज़रूरत है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो +1 हो जाती है उसकी संयोजकता। हम देखते हैं सल्फर की परमाणु संख्या 16 है। वितरण इसका हो जाएगा 2, 8, 6। 2 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। अब देखिए प्लस ये -2 हो जाएगी। अगर -2 क्योंकि आवश्यकता है इसलिए -2 संयोजकता हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिए मैग्नीशियम में परमाणु की संख्या जो है 12 है। परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है। ये 17 दिया हुआ है जो कि गलत है, ये 12 आएगा। और वितरण आएगा 2, 8, 2। और फिर उसके बाद देखिए 2, 8, 2 2 इलेक्ट्रॉनों को ये त्याग देगा, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी वो +2 होगी बच्चों। कितनी होगी? +2 हो जाएगी। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब परमाणु की संख्या क्या है और परमाणु पर आवेश क्या है। परमाणु की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु की संख्या 8 है, तो परमाणु पर आवेश प्रोटॉनों की संख्या - इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु पर आवेश क्या होगा, इन्होंने पूछा कि आवेश क्या है। आवेश 8 - 8 0 हो जाएगा। परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, परमाणु उदासीन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर किसकी होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन 8 है ऑक्सीजन के अंदर, न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो द्रव्यमान संख्या 8 + 8 16 आ जाएगी। तो सल्फर के अंदर प्रोटॉन 16 हैं, इसमें न्यूट्रॉन भी 16 हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या 16 + 16 = 32 हो जाएगी। आगे देखिए चिन्ह HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। HDT, H का मतलब होता प्रोटियम, D का मतलब होता ड्यूटेरियम, T का मतलब होता ट्रिटियम। ये तीनों ही समस्थानिक हैं। किसके समस्थानिक है? तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन गैस होती है जो 1 नंबर पर आती है सारणी में, आवर्त सारणी में। इनमें प्रोटॉनों की संख्या तीनों में 1-1 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें पहले में 1 होती है, दूसरे में 1 होती है, तीसरे में 2 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या पहले में 0 है, दूसरे में और तीसरे में 1-1 है। तो इस तरह से आप ये सारणी फिल कर सकते हैं। समस्थानिक क्या होता है? देखिए बच्चों, अभी ऊपर पूछा गया था, 3 समस्थानिक दिए गए थे हाइड्रोजन के। समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे। समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें अभिन्न परमाणु संख्या पर भिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। परमाणु संख्या बराबर होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है।
कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 में की द्रव्यमान संख्या 12 है, परमाणु संख्या 6 है। कार्बन 14 की द्रव्यमान संख्या 14 है और परमाणु संख्या 6 है। समभारिक जो परमाणु अभिन्न द्रव्यमान संख्या पर भिन्न परमाणु संख्या के बने होते हैं, यानी अब की बार क्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है और परमाणु संख्या बराबर नहीं होती, तो इन्हें समभारिक कहा जाता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन के समभारिक हैं। कैल्शियम में देखिए, कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या दोनों, कैल्शियम और आर्गन की द्रव्यमान संख्या दोनों की 40 है, 40 है, और जबकि परमाणु संख्या कैल्शियम की 20 है और आर्गन की 18 है, जो कि अलग अलग है। तो देख सकते हैं कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, परमाणु संख्या 20, आर्गन की द्रव्यमान संख्या 40, परमाणु संख्या 18। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें, तो तुलना करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E- होता है, प्रोटॉन का P+ होता है, न्यूट्रॉन का N होता है खाली। ऋणात्मक आवेश होता है, धनात्मक होता है, ये अनावेशित होता है। नाभिक के बाहर अव्यवस्थित होते हैं, जबकि नाभिक में स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। इन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻ कूलाम होता है। इन पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। आपेक्षिक आवेश -1 होता है, +1 होता है, इसका 0 होता है। निरपेक्ष द्रव्यमान जो होता है 9 × 10⁻28 ग्राम होता है और इसका 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है और इसका भी 1.6 × 10⁻24 ग्राम होता है। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? तो जे टॉमसन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए, सीमाएं अथवा कमियां बताइए। यद्यपि टॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु का उदासीन होने की व्याख्या हो गई, मगर दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे क्यों चले गए? कुछ अल्फा कण पन्नी के छोटे कणों से विक्षेपित हो गए और प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्यों वापस आ गया? तो ये कुछ 3 कमियां थी जो टॉमसन के मॉडल में निकली थी। टॉमसन इनके बारे में नहीं बता पाया था, जो रदरफोर्ड ने बताई थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी? तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं हम करेंगे। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित अथवा नुकसान करेगा, उसका छोड़ देगा ऊर्जा को और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु स्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। परमाणु जो स्थायी होता है, स्टेबल होता है। और रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के बाहर हमेशा इलेक्ट्रॉन वितरित करते रहते हैं। परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा चक्रित रहते हैं, घूमते रहते हैं परमाणु के चारों तरफ। तो अगर कोई चीज़ बार बार घूमेगी तो वो ऊर्जा लॉस करेगी, उसका ऊर्जा ह्रास होगा। तो रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि ये नहीं समझाया कि ये लगातार कैसे वितरित होता रहता है। ऊर्जा ह्रास होने की वजह से ये धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को खो देगा और अंत में फिर ये नाभिक में घुस जाएगा और लास्ट में क्या होगा, ये नाभिक में घुस जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा विकिरित हो जाएगी सारी की सारी और गिर जाएगा अंदर। तो इसके बारे में ये नहीं बात समझाया रदरफोर्ड ने कि ऐसा क्यों होता है। तो ये इसकी कमी थी। बोहर मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो बोहर मॉडल की व्याख्या करेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की।
परमाणु केंद्र में एक धनात्मक विशिष्ट नाभिक होता है जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये किसने बताया? बोहर ने बताया, नील्स बोहर ने। उसके बाद क्या बताया? इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। तो ये विविक्त कक्षा किसने बताई? ये नील्स बोहर ने बताई। जब इलेक्ट्रॉन इसी विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, इनकी ऊर्जा विकिरण विकिरित नहीं होती, नहीं निकलती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो ये कक्षा आप देख सकते हैं KLMN। तो ये कक्षाएं हैं बच्चों, गोलाकार जो कक्षाएं हैं KLMN है, और इनको ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना करें। तो तुलना करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का, बोहर का परमाणु मॉडल। परमाणु के गोले धनात्मक आवेश विशिष्ट हैं। परमाणु के भीतर अधिकतम खाली है और केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में धनावेश होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है परमाणु, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता अथवा उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेशित गोले में दशा होता है, ये बताया किसने? थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया। और इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर कहा जाता है, ये बताया बोहर ने, नील्स बोहर ने बताया ये। सीमाएं इनकी, यद्यपि थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु का उदासीन होने की व्याख्या की गई, मगर दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझा नहीं जा सका, जैसे रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग में। और रदरफोर्ड ने क्या सीमा थी, कमी क्या थी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। तो इस प्रकार ये इसको समझा नहीं पाया। इसमें नील्स बोहर में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है, अर्थात परमाणु का स्थायित्व की व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट हो गई। इसने सारी कमियों को दूर कर दिया नील्स बोहर ने। आगे बच्चों, ये ऊपर का पोर्शन कुछ बच गया था, अधिकतर तेज कण इसकी पन्नी से निकल गए थे, ये कुछ कमियां थी जो पहले हम कर चुके हैं। और परमाणु स्थायी होता है, इसके बारे में ये रदरफोर्ड नहीं बता सका था, तो ये आप देख ले। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। परमाणुओं की विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोहर और बरीनेक के कुछ नियम प्रस्तुत किए गए। नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सूत्र जो होता है 2n² होता है। इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं, जहाँ n कक्षा की संख्या और ऊर्जा स्तर है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या इस प्रकार होगी। पहले कक्ष में n बराबर 1 होगा और 2 × 1⁻2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 2n² फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यदि n बराबर 1 है तो 2 × 1², तो 2 × 1² 1 होता है, 2 × 1 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। n की संख्या यदि 2 लें तो दूसरे कक्ष में 8, n की संख्या 3 है तो 18, n की संख्या 4 है तो n कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 होगी। पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भरे जाने पर दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन स्थान लेते हैं। पहले वाला कक्ष भरना पड़ेगा पहले, और उसके बाद में उसके बाहर वाला कक्ष भरना पड़ेगा। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा, प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है, जिसे
संयोजकता कहते हैं। संयोजन शक्ति अथवा जुड़ने की शक्ति, दूसरे तत्वों के साथ जुड़ने की शक्ति। सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह लिखेंगे 284, यानी वितरण इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार होगा सेलों के अंदर। और सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जो आखिरी कक्ष में बचे हुए हैं, जो और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का की संयोजन शक्ति 4 है। इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन की जो संयोजकता वो 4 होगी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होगा 2 6, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6 आएंगे, तो 2 और 6। आखिरी कक्ष में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करने की आवश्यकता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजन शक्ति है वो 2 हो जाएगी। अतः संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति इसकी जो है वो 2 हो जाएगी, इसकी संयोजकता 2 आ जाएगी, -2, क्योंकि इसको आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिकों के 2 उपयोग। परमाणु संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या होती है। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। Z जैसे कार्बन की संख्या होती है 6, तो परमाणु संख्या कार्बन की 6 है, प्रोटॉन इसमें 6 होते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु के केंद्र में विद्यमान न्यूक्लियॉन्स या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के जोड़ की संख्या को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कार्बन की द्रव्यमान संख्या 6 + 6 12 होगी, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। समस्थानिक क्या होता है? प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उस परमाणुओं को अपना आपस का समस्थानिक कहलाते हैं। इसे परमाणु के समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम लेते हैं बच्चों हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रत्येक में 3, इसमें हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में देखिए प्रत्येक में परमाणु संख्या समान है, यानी परमाणु संख्या तीनों की 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है। यह तीनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। समभारिक समस्थानिक का उल्टा होता है। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, लेकिन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है, तो कैल्शियम और आर्गन दोनों समभारिक हैं। सोडियम Na+ दिया होगा बच्चों। Na+ की पूरी तरह से भरे हुए K और L कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होती है, 2 8 1 इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या जो है आखिरी कक्ष में 1 होगी। अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता होती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे Na+। तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण अब क्या हो जाएगा? इसको 1 को छोड़ने के पश्चात इलेक्ट्रॉन वितरण ये हो जाएगा 2 8। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे और सोडियम के लिए बच्चों ये लिखेंगे। तो इस तरह ये लिख सकते हैं। अगर ये ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, ब्रोमीन देख सकते हैं 49.7 और ब्रोमीन 50.3% के रूप में है, तो ब्रोमीन परमाणु के औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए। ब्रोमीन परमाणु के औसत द्रव्यमान हम निकालेंगे 79 गुणा 49.7/100 प्लस 81 गुणा 50.3/100। कैसे निकला? पहले वाले के लिए 79 हम लेते हैं और 49.7% है तो गुणा कर देते हैं 49.7 से। दूसरा 81 है तो 81 ले लेते हैं और 50.3% है तो इससे गुणा कर देते हैं हम इसको।
तो टोटल आ जाएगा 80.006 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक तत्व x का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक x 16 और 18 का प्रतिशत क्या होगा। समस्थानिक x 16 का प्रतिशत 0x% होगा, समस्थानिक x 18 का प्रतिशत 100 - x% होगा। तो हम निकाल लेंगे प्रश्नानुसार 16 का x%, 18 का 100 - x% बराबर 16.2 होगा। तो 16U एक गुणा x/100 और 18U 100 - x/100 बराबर 16.2। 16x/100 1800 - 18x/100 बराबर 16.2। इसको हल करने पर हमें मिलता है -2x + 1800 बराबर 1620, x बराबर 90। तो x की जो संख्या है परसेंटेज है पहले की 16x की, जिसकी द्रव्यमान संख्या 16 है उसकी 90% होगी, जबकि जिसकी द्रव्यमान संख्या 18 है उसकी 10% परसेंटेज होगी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि तत्वों का z बराबर 3 हो तो तत्वों की संयोजकता क्या होगी। तत्वों का नाम भी बताइए। z बराबर 3 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 1 होगा, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी, संयोजकता 1 होगी, और जिसको त्याग कर परमाणु त्याग सकता है इसको, तो ये लिथियम होगा। लिथियम की परमाणु संख्या जो है वो 3 होती है, तो ये लिथियम है। दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रों का संगठन नीचे दिया गया है। प्रोटॉन 6 हैं x में और न्यूट्रॉन 6 हैं। y में 6 हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। x y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें। दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है। यदि हम द्रव्यमान संख्या निकालें तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। x की परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या 6 होगी, यानी x की परमाणु संख्या 6 है, x का परमाणु द्रव्यमान 6 + 6 12 हो जाएगा। y की परमाणु संख्या 6 है, y का परमाणु द्रव्यमान 6 + 8 14 हो जाएगा। अब देखिए दोनों की परमाणु संख्या बराबर है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, अतः ये जो x y है एक दूसरे के समस्थानिक हैं। क्योंकि समस्थानिकों की परमाणु संख्या बराबर होती है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए F और सही के लिए T लिखिए। जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। परमाणु के केंद्र में क्या बताया, न्यूक्लियॉन्स, ये गलत बताया इसने, ये गलत था। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं इसलिए यह अनावेशित है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉनों से लगभग 1/2000 गुना होता है, ये ट्रू है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयोडीन के समस्थानिक के इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। आयोडीन का, ये फॉल्स है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 16 17 में सही के सामने टिक का निशान लगाइए, गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। देखिए रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग की खोज किसने की थी, यह उत्तरदायी कौन था। तो इसके लिए परमाणु केंद्रक आएगा, क्या आंसर आएगा। एक तत्व के समस्थानिक में होता है, क्या होता है एक तत्व के समस्थानिक में, एक तत्व के समस्थानिक में समान भौतिक गुण होते हैं, भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, रसायनों की अलग, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग संख्या होती है, परमाणु संख्या भिन्न परमाणु संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका, गए, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। 17वां देखिए क्लोरीन आयन है में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, क्या होगी इसमें 8 होगी, ख सही होगा। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा सही, 2 8 1, बाकी गलत, क्रॉस के निशान लगा दे बाकी में, इसमें सही का निशान लगा दीजिए।
निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी दी गई, इसको पूरा कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु स्पीशीज। तो इसको पूरा करेंगे हम। तो भर लें इसमें जो भी है। सारणी को देख करके वीडियो को रोककर इसको आप फिल कर सकते हैं। परमाणु संख्या 9, 16, 12, 1, 1, इस तरह से आप ये फिल कर सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु स्पीशीज फ्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। तो ये आप इस तरह से फिल कर सकते हैं।